हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जस्ट एंड गेट क्वालिफाई। हमारा टारगेट है नेट का एग्ज़ाम जून 2024, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन एंड पॉइंट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम बात करते हैं कंपाउंड मीन्स compound same molecular formula but different physical and chemical properties known as isomers. This phenomenon is known as isomerism. मीन्स ऐसे compound जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी फिजिकल एंड प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंट, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम क्या, आइसोमर्स। एंड इस फिनोमिनन को बोलते हैं कि हम आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं C4H9X, यानी कि अगर हम बात करें एन ब्यूटेन हैलाइड एंड टर्सरी ब्यूटेन हैलाइड की, तो इन दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है, बट इनकी कैसे डिफरेंट डिफरेंट। इसी वजह से इनका जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कैसे होती है, डिफरेंट। तो ये एक दूसरे जो कंपाउंड होंगे ये एक दूसरे कैसे होंगे, आइसोमर होंगे। एंड इस फिनोमिनन को बोलेंगे कि हम आइसोमेरिज, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होगी, डिफरेंट होगी, तो उन कंपाउंड से हम एंड उस फिनोमिनन को बोलते हैं कि हम आइसोमेरिज। जैसे ये एक एग्जांपल था C4H9X एनब्यूटेन हैलाइड एंड टर्सरीब्यूटेन हैलाइड। तो इन दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कैसे है, डिफरेंट, बट फिजिकल फॉर्मूला बट इनका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा है, सेम है। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज। तो जो आइसोमेरिज होती है वो दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज एंड स्टीरियो आइसोमेरिज। एंड जो स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज होती है वो भी 6 टाइप की होती है। फर्स्ट वाली है आयनाइजेशन आइसोमेरिज, सेकंड हाइड्रेशन आइसोमेरिज, थर्ड लिंकेज आइसोमेरिज एंड फोर्थ है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज एंड फिफ्थ कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज एंड सिक्स होती है लाइगैंड आइसोमेरिज। तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज होती है वो भी क्या है, वो दो टाइप की होती है, एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज एंड एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो आइसोमेरिज जो है वो दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। एंड जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज होती है वो 6 टाइप की होती है, और जबकि जो स्टीरियो आइसोमेरिज होती है वो दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज की। Compound has same molecular formula but different physical and chemical property due to difference in the arrangement of atom या group within the molecule are called structural isomers and this phenomenon is termed as structural isomerism। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट उन कंपाउंड में एटम एंड ग्रुप का अरेंजमेंट कैसे होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, और इस अरेंजमेंट की वजह से इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कैसे होगी, डिफरेंट होगी। तो इस आइसोमर्स को, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एंड इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज होती है वो भी क्या है, 6 टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आयनाइजेशन आइसोमेरिज की। तो इसका क्या मतलब होता है, मीन्स दिस आइसोमेरिज अराइज ड्यू टू exchange of negative ligand within the coordination sphere and outer side the coordination sphere। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, बस उन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंड बाहर नेगेटिव लाइगैंड का कैसे होगा, एक्सचेंज होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Br और आउटसाइड में क्या था, SO4, लेकिन इस कंपाउंड क्या है कि SO4 क्या है अंदर और Br क्या है बाहर। तो नहीं हम बोल सकते कि इन कंपाउंड में नेगेटिव लाइगैंड का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंड बाहर। तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। या बोल सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट जब वो आयनाइज होंगे तो उनके अंदर क्या मिलेंगे हमें, डिफरेंट डिफरेंट आयन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या मिला हमें, SO4, क्योंकि इसके बाहर क्या था SO4, तो हमें क्या मिला SO4 - 2 चार्ज। और यहाँ पे क्या मिला हमें, Br, क्योंकि यहाँ पे क्या था आउटसाइड में Br। तो इन दोनों में क्या मिला हमें, डिफरेंट डिफरेंट
आयन मिले, जबकि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा था, सेम था। और जब हमें SO4 - 2 आयन मिला, तो जब इसकी रिएक्शन BaCO3 के साथ होती है तो हमें क्या मिलता है, BaSO4। और जब इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ होती है तो हमें क्या मिलता है, AgBr। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंड बाहर नेगेटिव लाइगेंड का कैसा होगा, एक्सचेंज होगा, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम आयनाइजेशन आइसोमर्स। एंड इस फिनोमिनन को बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन आइसोमेरिज। आगे बात करते हैं हम अपने हाइड्रेशन आइसोमेरिज की। इफ देयर इज एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा होगा, सेम होगा, बट उनके अंदर मीन्स यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंड बाहर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, एक दूसरे के हाइड्रेशन आइसोमर्स। एंड इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन आइसोमर, क्योंकि इन कंपाउंड का क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट इनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंड बाहर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे हैं, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो एंड यहाँ पे तीन। तो ऐसे कंपाउंड होंगे एक दूसरे के हाइड्रेशन आइसोमर्स। एंड इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम क्या, हाइड्रेशन आइसोमेरिज। अब अगर इन कंपाउंड की क्या करें हम, AgNO3 टेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो आपको कोई भी इनमें से कंपाउंड देगा और बोलेगा कि जब इन कंपाउंड की रिएक्शन AgNO3 के साथ होगी तो हमें कितने AgCl के कंपाउंड मिलेंगे, या बोल सकते हैं कितने AgCl3 मिलेंगे, क्योंकि AgCl3 क्या होती है, हमारी वाइट पेपर की होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट में लाइगेंड प्रेजेंस होते हैं वो मेटल से आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, जिसे हम बोलते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी। और हमें पता है कि जब ये कंपाउंड आयनाइज होगा तो यहाँ पे 3 Cl आयन आयनाइज होंगे और Cl पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और जब ये आयनाइज होता है तो Ag पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो Ag की रिएक्शन किसके साथ होगी, 3 Cl के साथ। तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, 3 AgCl वाइट PPT। और जब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, तो इसके अंदर क्या है, 2 ही Cl आयन प्रेजेंस है बाहर। तो जबकि हम पता कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लाइगेंड प्रेजेंस होंगे वो मेटल से आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, क्योंकि क्या वो एक क्या होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। तो जब ये कंपाउंड आयनाइज होगा तो यहाँ पे 2 Cl हमें आयन मिलेंगे और यहाँ पे क्या है, AgNO3। तो Ag पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, तो कितने Cl होंगे, 2। तो हमें क्या मिलेंगे, 2 AgCl। और जब हम इस कंपाउंड की बात करेंगे, अगर इस कंपाउंड को हमें बताना कि इसमें कितने AgCl मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या है, एक ही Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। तो हम बोल सकते हैं कि एक ही Cl क्या आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच है मेटल से, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंस है। तो यहाँ पे एक Cl आयन, और जब इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ होगी तो हमें केवल एक ही AgCl मिलेगा। अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी Cl आयन प्रेजेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें नो PPT, यानी कि यहाँ पे कोई भी AgCl का आयन हमें नहीं मिलेगा। तो हम उससे बोल सकते हैं कि यहाँ पे नो PPT का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी PPT नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको वो एग्जाम में ऐसे देगा कि और पूछेगा कि जब इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ होगी तो कितने मॉलिक्यूल AgCl के मिलेंगे। उसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मेटल एंड नॉट एलिमिनेट बाय हीटिंग, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंस होते हैं वो मेटल से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। और जब इन कंपाउंड को हीट करते हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंस होते हैं तो उनका एलिमिनेशन नहीं होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू अटैच है, किससे, मेटल से। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले की। तो नेक्स्ट वाली की हम बात करते हैं तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी वो आपको दे सकता है कि वो आपको कोई भी एक कंपाउंड देगा और पूछेगा कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, या पूछ सकता है कि मोलर कंडक्टिविटी टेस्ट क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आपको 4 इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कि इनकी मोलर कंडक्टिविटी किसकी हाई होगी या किसकी लो हो सकती है। तो ध्यान रखना कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ये डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ आयन या चार्ज पे। अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि इन 4 में से किसकी मोलर कंडक्टिविटी टेस्ट हाई होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये डिपेंड होता है टोटल नंबर ऑफ आयन या चार्ज पे। और जब ये कंपाउंड आयनाइज होगा तो यहाँ पर है 3 Cl जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच है किससे,
Cr से यानी कि मेटल से। तो जब ये कंपाउंड आयनाइज होगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 3 Cl नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसे देखें तो हमें माइंड में आता है कि यहाँ पे 3 चार्ज होगा और यहाँ पे 1 चार्ज, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल चार्ज 4 चार्ज। बट हमें पता है कि यहाँ पे क्या है 3 Cl आयन, 1 Cl ये है, 1 Cl ये, 1 Cl है, तो यहाँ पे इन सब पे क्या है एक एक आयन 1 2 3। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 3 नेगेटिव आयन प्रेजेंस है, तो 3 यहाँ पे, तो 3 ये और 3 ये, तो कितने हो गए 6। तो यहाँ पे टोटल 6 चार्ज होते हैं जब ये कंपाउंड आयनाइज होगा। और जब ये वाला कंपाउंड आयनाइज होगा तो इसमें क्या है 2Cl आयन बाहर है, यानी कि 2Cl आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच हो, तो जब ये आयनाइज होगा तो उस पर जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज। तो 2 ये 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो कितने हो गए टोटल 4 चार्ज। जब ये वाला कंपाउंड आयनाइज होगा तो उसमें केवल एक ही Cl क्या है आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच है, तो हमें क्या मिलेगा 1 पॉजिटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज। तो इसमें कितने टोटल चार्ज होंगे 2। और जब हम इस कंपाउंड की बात करते हो तो इसमें कहीं भी Cl आयन कोऑर्डिनेशन इस वजह से बाहर नहीं है, तो ये कंपाउंड है आयनाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा नो चार्ज, यानी कि इस कंपाउंड से हमें कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। तो हमने देखा कि इस कंपाउंड से मिले कितने 6 चार्ज, इस वाले से 4, इस वाले से कितने मिले हमें 2 और इससे एक भी नहीं। तो हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, तो जो कंपाउंड ए होगा ए, इसकी मोलर कंडक्टिविटी ऐसी होगी हाई होगी, उसके बाद बी वाले की लो, उसके वाले सी की सबसे लो एंड डी की उससे भी लो। यानी कि ए में सबसे ज़्यादा क्योंकि इसमें 6 चार्ज हैं, बी में कितने हैं 4, सी में कितने हैं 2 और डी में कितने हैं 0। तो ए की सबसे ज़्यादा हाई और डी की सबसे ज़्यादा लो मोलर कंडक्टिविटी। तो ध्यान रखा अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देता है तो हमें किसके बेस से बताने हैं डिपेंड ऑन टोटल नंबर ऑफ आयन या चार्ज, वो भी क्या मोलर कंडक्टिविटी टेस्ट। आगे बार हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपको ये ऐसे भी दे सकता है कि वो पूछ सकता है कि कार्बोस्कोपिक मेथड, यानी कि वो आपको 4 एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कि इसमें से किसकी कार्बोस्कोपिक टेस्ट हाई होगा। और मैं बता दूं कि जो कार्बोस्कोपिक मेथड होता है वो डिपेंड होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, यानी कि जिस कंपाउंड से हमने रिएक्शन किया तो उसमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तो जितने ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उसकी कार्बोस्कोपिक मेथड उतना ज़्यादा हाई होगा या टेस्ट हाई होगा। अब बात करते हैं कि अगर ये कंपाउंड आयनाइज होगा तो हमें पता है कि इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 नेगेटिव चार्ज, बट हम बात करें कि इसकी पार्टिकल्स की, तो ये एक पार्टिकल होगा और 3 ये, तो एक ये 3 ये, तो कितने हो गए 4 पार्टिकल्स। जब हम इस कंपाउंड की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा पॉजिटिव 2 चार्ज और 2 Cl, तो ये एक हो गया पार्टिकल कंप्लीट और 2 ये, तो 1 एंड 2 कितने हो गए 3 पार्टिकल्स। अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो ये कंपाउंड आयनाइज होगा 1 पॉजिटिव चार्ज और Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज, तो ये एक कंप्लीट पार्टिकल हो गया 1 और Cl एक हो गया, तो 1 और 1 कितने हो गए 2 पार्टिकल। अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो ये कंपाउंड जब हमें पता है ये आयनाइज नहीं होगा, लेकिन इसमें पता है कि इसमें ये जो पार्ट होता है ये भी क्या है एक पार्टिकल है, तो हम बोल जाते हैं कि इस कंपाउंड में क्या है एक पार्टिकल है, क्योंकि अगर Cl आउटसाइड होता है कोऑर्डिनेशन स्ट्राइक है तो वो भी जब आयनाइज होता है तो वो भी एक पार्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है Cl आयन नहीं है, तो इस वजह से जब ये आयनाइज नहीं होगा तो केवल यहाँ पे ये जो कंपाउंड होगा यहाँ से लेके इतना ये क्या है पार्टिकल है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें कितना है 1 पार्टिकल प्रेजेंस। तो इस टाइप से क्या कि पहले वाले से मिले हमें 4 पार्टिकल, बी से मिले हमें 3, सी से मिले हमें 2 और डी से मिला कितना 1 पार्टिकल। अगर हम बात करते हैं इसकी कार्बोस्कोपिक मेथड की तो ए वाले की सबसे ज़्यादा हाई होगी और डी वाले की सबसे ज़्यादा लो होगी, क्योंकि ए में हमें 4 पार्टिकल और जो डी में मिला हमें कितना 1 पार्टिकल। तो ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो हमें ध्यान रखना कि डिपेंड होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और अगर मोलर कंडक्टिविटी पे तो ये डिपेंड होता है टोटल नंबर ऑफ आयन या चार्ज पे। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले की, तो जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज, यानी कि आइसोमेरिज अराइज इन दो complex where both tactic and ion are in form of complex and ligand exchange in these complex, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा सेम होगा, बट उनमें क्या होगा कि उनमें ही कॉम्प्लेक्स आयन एक तो
कैटायनिक होगा और एक क्या होगा एनायनिक होगा। उसके अलावा कि इनके अंदर लैगेंड का कैसा होता है, यानी कि ये कैंप यहाँ पे आ जाए और ये वाला यहाँ पे, तो कंपाउंड को बोलते हैं हम क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये जो लैगेंड CH3 यहाँ पे था, अब इस टाइम क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, और जो CN था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यानी कि क्या हो गया लैगेंड CN। और इन कंपाउंड में दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक एनायनिक एक आयनिक, और साथ ही साथ में क्या होता है लैगेंड का एक्सचेंज होता है। तो ऐसे कंपाउंड यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, एंड इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, लिंकेज आइसोमेरिज, ऐसा बोल सकते हैं शार्ट आइसोमेरिज। तो बात करते हैं दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज अराइज इन दोज कॉम्प्लेक्स वेयर एम्पिडेंटेड लैगेंड प्रेजेंस। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है ये। अब हम बात करते हैं कि बट व्हाट इज एम्पिडेंटेड लैगेंड। तो हम बता सकते हैं कि मोनोडेंटेड लैगेंड कंटेन more than one donor atom and these donor atom form coordination bond with metal। यानी कि ऐसे मोनोडेंटेड लैगेंड जो मेटल से वन कोऑर्डिनेशन तो अटैच होते हैं, बट उनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंस होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं हम, एम्पिडेंटेड लैगेंड। क्योंकि जब उनमें दो डोनर एटम होंगे तो वो दोनों साइड से क्या है, मेटल से अटैच हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनर एटम अटैच होगा मेटल से। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं NO2, तो उसके अंदर दो डोनर एटम है N एंड O, क्योंकि दोनों पे क्या होते हैं, लोन पे प्रेजेंस होंगे। लेकिन जब ये मेटल से अटैच होगा, या तो ये ऐसा अटैच होगा, एक टाइम N से अटैच हो गया मेटल, और एक टाइम हो गया ऑक्सीजन से अटैच हो गया, तो इसे बोलेंगे हम नाइट्राइटो N, जब ये N से होगा, या हम उसे बोल सकते हैं नाइट्राइटो O, जब ये ऑक्सीजन से अटैच होगा। तो ये क्या है, NO2 एक एम्बिडेंटेड लैगेंड है, बट ये क्या होते हैं, मोनोडेंटेड, जिनमें दो डोनर एटम प्रेजेंस होंगे, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनर एटम अटैच होगा या तो ऐसे या ऐसे। अगर हम अगले एग्जांपल की बात करें एम्बिडेंट की, तो वो है हमारा SCN। इसमें भी क्या दो डोनर एटम होते हैं S एंड N, क्योंकि दोनों पे क्या होते हैं, लोन पेयर। तो ये या तो ऐसे अटैच होगा मेटल से S के थ्रू, तो इसे बोलेंगे थायोसाइनेटो S, जब ये S के थ्रू अटैच होगा मेटल से। या उसे हम बोल सकते हैं जब ये N से अटैच होगा, उसे बोल सकते हैं थायोसाइनेटो N या आइसो थायोसाइनेटो N, जब ये N के थ्रू मेटल से अटैच होगा। या बोल सकते हैं कि जब ये N के थ्रू मेटल से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगला एग्जांपल है हमारे पास OCN नेगेटिव चार्ज, तो इसे बोलते हैं हम साइनेटो। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा, इसे बोलेंगे साइनेटो O, और जब ये N के थ्रू अटैच होगा, इसे बोलेंगे साइनेटो N। उसके अलावा क्या है हमें साइनाइड, इसे बोलते हैं साइनाइड O। जब ये C के थ्रू अटैच होगा, इसे बोलेंगे साइनाइडो C, और जब ये N के थ्रू अटैच होगा मेटल से, इसे बोलेंगे आइसो साइनाइडो N। तो ये जो कंपाउंड होते हैं, यानी कि ये सब होते हैं एम्पिडेंटेड लैगेंड, बट ये क्या होते हैं, मोनोडेंटेड। पर ध्यान रखना कि ऐसे मोनोडेंटेड लैगेंड जिनमें दो डोनर एटम प्रेजेंस होंगे, और दोनों क्या करेंगे, मेटल से कोऑर्डिनेशन का फॉर्मेशन करेंगे, बट एक टाइम में केवल एक ही डोनर एटम मेटल से कोऑर्डिनेशन का फॉर्मेशन करता है, या तो वो ऐसे करेगा N के थ्रू या O से करेगा। और इस आइसोमेरिज को बोलते हैं क्या, लिंकेज आइसोमेरिज या शार्ट आइसोमेरिज। तो अगर हम एग्जांपल बात करें कि अगर आपको कोई भी ऐसा आइसोमेरिज दिखाई देती है जिसमें एम्पिडेंटेड लैगेंड प्रेजेंस होगा, तो वहाँ पर ऑलवेज क्या हो सकती है, लिंकेज आइसोमेरिज प्रेजेंस हो सकती है, क्योंकि वो आपको एग्जांपल में 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से किस में लिंकेज आइसोमेरिज प्रेजेंस है, या कि इनमें कौन कौन सी लिंकेज आइसोमेरिज प्रेजेंस हो सकती है। तो अगर कहीं भी आपको एम्पिडेंटेड लैगेंड दिखाई देगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्शन जो होगा लिंकेज आइसोमेरिज का सही होगा। आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट आइसोमेरिज की, तो वो क्या है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज अराइज इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। द आइसोमेरिज अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लैगेंड बिटवीन टू मेटल विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा होगा, सेम होगा, बट उनमें क्या होगा, मेटल के बीच में लैगेंड का कैसा होगा, एक्सचेंज होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, CH3 की होल 4, इधर के साइड 4 लैगेंड, उधर क्या है NH3 की होल 2 CH2, इधर भी 4 है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लैगेंड का एक्सचेंज, कि एक CH3 यहाँ पे आ गया और एक Cl लैगेंड यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या है हमारे पास
पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, या बोल सकते हैं ब्रिज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जिनमें क्या होता है मेटल के थ्रू लिगैंड का एक्सचेंज होगा। एक Cl इधर आ गया और एक NH3 यहाँ पर आ गया। तो ये एग्जाम्पल किसका है हमारा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरेज का। आगे बात करते हैं तो हम वो है लिगैंड आइसोमरेज। दिस आइसोमरेज अराइज ड्यू टू आइसोमरेज इन द लिगैंड एक सेल्फ, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा होगा सेम, बट उनमें लिगैंड की पोजीशन कैसी होगी डिफरेंट होगी। इसमें क्या है 1 3 और इसमें क्या है 1 2, यानी कैसे बोल सकते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है TN और उसकी होती है PN। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लिगैंड आइसोमरेज, जिसमें लिगैंड की पोजीशन कैसी होती है डिफरेंट होगी, क्योंकि बट इनका क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा है सेम, बट पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या है इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी डिफरेंट होगी। तो ऐसे आइसोमरेज को बोलते हैं क्या लिगैंड आइसोमरेज, एंड इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम लिगैंड आइसोमरेज। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमरेज। लेकिन इन जो स्ट्रक्चर आइसोमरेज थी इनमें जो हाइड्रेशन आइसोमरेज का जो मैंने अंदर आपको टेस्ट बताया है कंडक्टिविटी टेस्ट एंड फाइब्रोस्कोपिक टेस्ट, इन टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको एक बार ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी स्टीरियो आइसोमरेज की। थैंक यू सो मच।